गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम बीए पार्ट थर्ड में पाश्चात्य राजनीतिक विचारों में रूसो का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया कि संविदावादी विचारकों में हॉब्स, लॉक और रूसो, इन तीनों विचारकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो जैसा कि आपको पता है कि संविदावादी विचारक वह होते हैं जिन्होंने ये माना है कि राज्य की उत्पत्ति समझौते के द्वारा हुई है। तो हमने हॉब्स का अध्ययन किया और उसमें आपने देखा कि किस तरीके से हॉब्स ने मानव प्रकृति को, प्राकृतिक अवस्था को और सामाजिक समझौते को डिफ़ाइन किया है। लॉक ने भी मानव प्रकृति, सामाजिक समझौता इसको डिफ़ाइन किया है। तो रूसो के जब हम सामाजिक समझौते को देखते हैं तो उसमें हमको कुछ अलग चीज़ दिखाई देती है। रूसो ने हॉब्स की तरह मानव को झगड़ालू भी नहीं माना है और लॉक की तरह शांतिपूर्ण भी नहीं माना है। उसने मानव प्रकृति की बात दो संदर्भ में करी है। तो बच्चों, जो रूसो ने सामाजिक अनुबंध की धारणा दी है उसका अध्ययन आज हम करेंगे। तो रूसो के सबसे पहली बात तो यही आती है कि रूसो एक समझौतावादी विचारक था। उसने भी यही माना कि राज्य की उत्पत्ति समझौते के माध्यम से हुई है। दूसरा, रूसो समानता की धारणा पर बहुत बल देता है। रूसो का ये मानना था कि राज्य में असमानता जो है वो ही झगड़े का कारण बनती है। तो जिस तरीके से प्राकृतिक अवस्था में रूसो ने बताया कि प्रारंभ में तो सभी व्यक्ति समान थे, उनमें कोई भी किसी तरह की प्रतिस्पर्धा नहीं थी, लेकिन उत्तरोत्तर काल में उनमें जब संपत्ति का सिद्धांत आया तो उनकी समानता असमानता में बदल गई और वो ही झगड़े का कारण बनी। तो ये उनके विचारों में हमें दिखाई देगा। रूसो की जब हम रचनाओं को देखते हैं तो उसकी जो महत्वपूर्ण रचना है वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक अनुबंध। इसमें इन्होंने सामाजिक समझौते के कारण, उसकी उत्पत्ति, मानव प्रकृति, प्राकृतिक अवस्था और सामाजिक समझौते की विशेषताएं, इन सब का विवेचन किया है। रूसो की प्रमुख रचनाओं में सामाजिक समझौता प्रथम है। दूसरी है असमानता की उत्पत्ति और उसकी आधारशिला। इस पर रूसो ने निबंध लिखा था, तो वो भी उनका बहुत ही महत्वपूर्ण हो। रूसो ने असमानता का प्रमुख कारण व्यक्तिगत संपत्ति को माना है, क्योंकि उसका ये मानना है कि व्यक्तिगत संपत्ति का जब कॉन्सेप्ट आया तो व्यक्ति व्यक्ति में झगड़े होने लगे। रूसो का जन्म 1712 ईस्वी में जिनेवा के गणतंत्र में हुआ था। तो इनके जब हम काल को देखते हैं तो 1712 से लेकर 1778 ईस्वी तक रूसो का काल रहा। अब हम बच्चों ये देखेंगे कि रूसो का सामाजिक समझौता क्या रहा। तो जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी बताया कि सामाजिक समझौते की जब हम बात करते हैं तो चूँकि सामाजिक समझौते का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें जो इन्वॉल्वमेंट है वो व्यक्तियों का है, तो सबसे पहली बात ये आती है कि मानव प्रकृति की व्याख्या रूसो ने किस तरीके से की। तो बच्चों, रूसो ने मानव प्रकृति की व्याख्या दो संदर्भ में करी है। एक तो प्रारंभिक मानव, जो प्रारंभिक प्राकृतिक अवस्था में था, और एक उत्तरोत्तर मानव प्रकृति, जो कि बाद की प्राकृतिक अवस्था में थी। तो हम सबसे पहले देखें तो रूसो ने मानव को हिंसक नहीं माना है। उसका ये मानना है, जैसे कि हॉब्स ने मानव को हिंसक माना है, तो उसका ये कहना है कि यदि मानव हिंसक होता तो मानव सभ्यता जो है वो रहती ही नहीं, वो समाप्त हो जाती। तो कहीं ना कहीं मानव हिंसक नहीं है, उसमें नैतिकता से भी वो परिपूर्ण है। दूसरा, रूसो का ये मानना है कि जो आदिम मनुष्य था प्रारंभिक प्राकृतिक अवस्था में, वो अपने स्वभाव से बहुत ही शांतपूर्ण था। उसको भाषा का ज्ञान नहीं था, उसमें विचार नहीं थे, पशु तुल्य वो जीवन व्यतीत करता था, लेकिन वो निष्पाप था, वो कोई भी गलत काम नहीं करता था। उसका ये मानना था कि प्रारंभिक प्राकृतिक अवस्था का जो मानव था वो आदर्श बर्बर है, जो कि नैतिक तो है लेकिन जंगली है। उत्तरोत्तर मानव प्रकृति की व्याख्या करते हुए रूसो ने कहा है कि जैसे जैसे मानव बढ़ते चले गए, जनसंख्या बढ़ने लगी, संपत्ति का कॉन्सेप्ट आ गया, एक व्यक्ति ने लाइन खींच के कहा ये संपत्ति मेरी है, तो झगड़े की शुरुआत हो गई और वहीं से मानव जो है वो स्वार्थी हो गया और अपने स्वार्थ की बात करने लगा, संपत्ति की इच्छा रखने लगा और झगड़ालू हो गया। तो इस तरीके से मानव प्रकृति की बात उसने दो रूपों में करी है। दूसरा, हम देखते हैं प्राकृतिक अवस्था।
तो रूसो ने प्राकृतिक अवस्था को भी दो भागों में बांटा है। रूसो की प्राकृतिक अवस्था न तो हॉब्स जैसी युद्ध की अवस्था थी और न ही लॉक जैसी शांतिपूर्ण अवस्था थी। रूसो की प्राकृतिक अवस्था को रूसो ने प्रारंभिक प्राकृतिक अवस्था में बताया है कि उसका मानव जो है वो पशु तुल्य है और पशु की तरह जीवन व्यतीत करता है, लेकिन उसके पास न भाषा है न विचार है, इसलिए वो नैतिक है। तो वो आदर्श बर्बर की संज्ञा जो है वो रूसो ने उसको दी है। प्रारंभिक प्राकृतिक अवस्था शांतिपूर्ण अवस्था थी, जिसमें कि किसी भी तरह के कोई झगड़े नहीं थे, मनुष्य को भाषा का ज्ञान नहीं था, विचारों का आदान प्रदान नहीं था, न उसका कोई घर था, न उसको खाने की चिंता थी, वो एकाकी जीवन व्यतीत करता था। वो पत्थर मार के आग जलाता था और शिकार को पकड़ के वो खा लेता था। धीरे धीरे प्राकृतिक अवस्था में बदलाव हुआ और कृषि का विकास हुआ। आग जलाना व्यक्ति ने सीख लिया, औजारों का विकास हुआ, 1 से 2 व्यक्ति हो गए और धीरे धीरे जैसे जैसे बदलाव आता चला गया, मनुष्य स्वार्थी हो गया, संपत्ति का कॉन्सेप्ट आ गया। एक व्यक्ति ने लाइन खींच के कह दिया ये ज़मीन मेरी है, तब से ही झगड़े की शुरुआत हो गई और इसी समानता जो थी वो असमानता में बदलने लगी और सभी मनुष्य की जो शक्तिशाली मनुष्य थे वो तो सर्वाइव कर लेते, निर्बल मनुष्य जो थे उनके सर्वाइव पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया और यहीं से शुरुआत हो गई सामाजिक समझौते की। अब हम देखते हैं कि सामाजिक समझौता जो है वो क्या है और इसके कारण क्या रहे। तो प्राकृतिक अवस्था में जब हम देखते हैं तो बहुत असमानता थी और उस असमानता को दूर करने के लिए सभी मनुष्यों ने ये निर्णय लिया कि हम समझौते के माध्यम से एक सामान्य इच्छा का निर्माण करेंगे, एक ऐसे राज्य की स्थापना करेंगे जो सभी व्यक्तियों के हितों पर ध्यान देगा, किसी व्यक्ति विशेष या समुदाय विशेष के हित पर ध्यान नहीं देगा। दूसरा, प्राकृतिक अवस्था में असमानता के साथ साथ ही व्यक्ति के अधिकारों का रक्षण करने वाली संस्था का अभाव था कि ऐसी संस्था हो जो व्यक्ति के अधिकारों का रक्षण कर सके। निर्णय लागू करने वाली संस्था का अभाव था प्राकृतिक अवस्था में और साथ ही व्यक्ति स्वार्थी झगड़ालू हो गया था। तो इन सब विषमताओं को दूर करने के लिए सभी मनुष्यों ने समझौते के माध्यम से एक सामान्य इच्छा की स्थापना करी। तो रूसो के सामाजिक समझौते की जब विशेषताओं को देखते हैं तो असहनीय प्राकृतिक अवस्था से छुटकारा पाने के लिए सभी व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित हो गए और उनके द्वारा अपने सभी अधिकारों का समर्पण किया गया। लेकिन ये समर्पण किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं था या किसी सत्ता के लिए नहीं था, बल्कि पूरे मानव समुदाय के लिए था। तो समझौते के परिणाम स्वरूप एक सामान्य इच्छा की स्थापना हुई और सभी व्यक्ति इस असामान्य इच्छा के अधीन हो गए और इसके अंतर्गत ही काम करेंगे। सामाजिक समझौते की जब हम विशेषताओं को देखते हैं तो पहली विशेषता यही है कि सामाजिक समझौते में व्यक्ति के 2 रूप दिखाई देते हैं। एक तो व्यक्तिगत रूप दिखाई देता है, एक समूहगत रूप दिखाई देता है। व्यक्ति अपने अधिकारों का समर्पण करता है, व्यक्ति विशेष के लिए नहीं करता बल्कि संपूर्ण समाज के लिए करता है, संपूर्ण समाज को लेकर साथ में चलता है, क्योंकि वह व्यक्ति संपूर्ण समाज का सदस्य होता है। तो अतः समाज का सदस्य होता है तो सामूहिक व्यक्तित्व के आधार पर वो अपनी शक्तियों को पुनः प्राप्त कर लेता है, पहली विशेषता है। दूसरा, समझौते से व्यक्ति वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त करता है, यानी कि व्यक्ति की स्वतंत्रता पे राज्य किसी भी तरीके की रोक नहीं लगा सकता। मनुष्य जनहित में काम करता है, तो राज्य की जो भी पॉलिसीज़ होती हैं, जो भी बनेंगी, उसमें ध्यान रखा जाता है कि वो सर्व जन कल्याण पर आधारित हो, सभी जनता का उसमें कल्याण निहित हो। तो राज्य की असीम शक्ति भी व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित नहीं कर सकती। समझौते के आधार पर सामान्य इच्छा का निर्माण होता है। सामान्य इच्छा किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा नहीं है, बल्कि सभी व्यक्तियों की इच्छा है और ये सर्वोच्च होती है और सभी व्यक्ति जो हैं वो इसके अधीन होते हैं। समझौते के द्वारा यदि हम देखें तो जो सामान्य इच्छा की स्थापना हुई है वो न्यायपूर्ण होती है और जनहित से उसका लक्ष्य होता है, वो जनहित का कार्य करती है। व्यक्ति स्वयं अपने हित से जुड़े हुए कार्य नहीं करता, बल्कि सार्वजनिक हित से प्रेरित होकर वो अपने कार्यों को संपादित करता है। ये सामाजिक समझौता मनुष्य की स्थिति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन कर देता है। व्यक्ति के आचरण में प्राकृतिक जो अवस्था में जो उसका आचरण था उसमें परिवर्तन हो जाता है। व्यक्ति न्याय की बात करने लगता है और सभी व्यक्तियों में
कहीं ना कहीं एक सुरक्षा की भावना आती है। और ये जो समझौते से जिस राज्य की स्थापना हुई है वो सभी व्यक्तियों के संरक्षण में निहित रहता है। तो बच्चों, आज हमने सामाजिक समझौते की विशेषताओं का अध्ययन किया। कल हम सामाजिक समझौते के द्वारा जो स्थापित सामान्य इच्छा है उसका विवेचन करेंगे।